Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in civics we are studying chapter 3rd, the need of a parliament, and in this chapter we are learning about the parliament. In our previous class we have discussed about parliament and its two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. And we have also discussed about functions of parliament. In today's class, we will know more functions of our parliament. So let's start. Next function that we will discuss about is कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस. हमारे पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट हमारी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके फाइनेंस पर भी कंट्रोल किया जाता है. किस तरीके से किया जाता है? अब होता क्या कि अगर पार्लियामेंट जैसी कोई चीज़ ना होती है ना, तो जो भी सारे फाइनेंशियल वर्क होते, किसी भी तरह का जो भी एक्सपेंस किया जाता या गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती और गवर्नमेंट को ही उसके बारे में पता होता है, जिससे वो उन सभी चीज़ों का जो भी टैक्सेस या जो भी इनकम आ रहे हैं उसका मिसयूज़ भी कर सकता था, है ना. लेकिन हमारे इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है. गवर्नमेंट को अपने हर स्टेप को, अपने हर प्लान को, अपने हर जो भी एक्टिविटी वो करने जा रहा है फाइनेंस से रिलेटेड, उसको पार्लियामेंट में सबके सामने शो करना होता है ना. वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वो किन किन तरीके से प्लान कर रहा है, बजट का कितना हिस्सा किस वर्क में खर्च हो रहा है, कौन कौन से इनकम के सोर्सेस हैं जो जहाँ से रिटर्न में कुछ पैसे आ रहे हैं फाइनेंशियली गवर्नमेंट को, कहाँ से इनकम हो रहा है, और उसके अलावा जिस भी तरीके के एक्सपेंसेस हैं उन सबको भी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने, है ना. तो इस तरह से जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हो सकती थी कि फाइनेंस का या पैसों का, इनकम का किसी तरह से मिसयूज़ करना या फिर किसी भी तरह से उसको खुद के प्रॉफिट में यूज़ करना, ऐसा पॉसिबल थोड़ा सा कम हो जाता है ना. यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे पार्लियामेंट के मेंबर्स एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पावर को भी कंट्रोल कर रहे हैं. गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही, मिस यूज़ नहीं कर पा रही है, ठीक है. तो इस तरह से ये एक अच्छी चीज़ होती है पार्लियामेंट में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के फाइनेंस को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट जो मेन फंक्शन या मेन पावर जो है हमारे पार्लियामेंट की, वो है लॉ मेकिंग पावर. हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लान्स, पॉलिसीज़, लॉज में अमेंडमेंट्स और दूसरे तरह के नए लॉज को बनाना, एक्ट्स बनाना, जैसे भी लोगों की डिमांड हो, सिटीजन्स की डिमांड है, नीड है, रिक्वायरमेंट जिस भी तरीके की चीज़ों की उनसे रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाना, ये भी पार्लियामेंट के अंदर ही होता है. पार्लियामेंट का ये भी एक मेन वर्क है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी पार्लियामेंट में होती हैं, यानी लॉ मेकिंग पावर जो है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे लॉ बनाने का राइट या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकती है, ठीक है. तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस टाइम पर 97 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो रूल्स बना सकता है, लॉ बना सकता है या किसी भी तरह से उनके प्रेजेंट लॉज को चेंज कर सकता है, ठीक है. जिनमें से कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं रेलवे से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, टेलीफोन, फॉरेन अफेयर्स. ऐसे बड़े जो मैटर्स हैं, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्री के, उन पे लॉ मेकिंग का राइट या लॉ मेकिंग की पावर उनके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है. इसके अलावा न्यू लॉज बनाने के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी राइट दिया हुआ है कि इन 97 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अमेंड भी किया जा सकता है, यानी चेंजेस भी उसमें किए जा सकते हैं.
इनके अलावा स्टेट्स के लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पे स्टेट लॉज बनाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ नेशनल इमरजेंसीज होती हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कंट्री में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही स्टेट के राइट्स को भी यूज़ करना पड़ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड भी कई बार डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी हमारी यूनियन गवर्नमेंट को भी लेना पड़ता है। तो वो तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम की बात की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा होता नहीं है। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है स्टेट में जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट एबल नहीं है कि कुछ इस तरह का वर्क कर सकती है, ऐसे सिचुएशन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पर भी वर्क करती है। क्लियर? तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिन पे जो भी लॉ मेकिंग करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि जिन पे स्टेट गवर्नमेंट के राइट होंगे, पावर्स होंगे कि वो वहाँ पर लॉ मेकिंग कर सकता है उन सब्जेक्ट्स पर। इनके अलावा कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के लॉ मेकिंग करते हैं जिन सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैरिज हो गया, मेडिकल इश्यूज़ हो गए। इस तरह से कुछ कॉमन इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ मेकिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑलमोस्ट 47 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इस लिस्ट में आते हैं, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके काम करते हैं। हमारी इस लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट, और जो कॉमन लिस्ट है हमारी वो 47 सब्जेक्ट्स के साथ उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। एक बार देख भी लेते हैं कि इन दोनों लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमारी जो सेंट्रल लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट में इज़ मेड बाय ओनली द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, जो कि सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है ना, हमारा लोकसभा और राज्यसभा मिलके ये काम करते हैं। ऐसी लिस्ट पे वो सेंट्रल लिस्ट कहलाती है। अब यहाँ पर जो बनने वाले रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, अमेंडमेंट्स, कुछ भी चीज़ें जो हो रही हैं लॉ से रिलेटेड, जो सारी चीज़ें होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं इन होल कंट्री, हमारे पूरे कंट्री के ऊपर वो सारे चीज़ें अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, एनी लॉ रिलेटेड टू डिफेंस, मनी एंड बैंकिंग, टेलीफोन एंड पोस्टल सिस्टम कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिन पे केवल लॉ मेकिंग का काम पार्लियामेंट में ही हो सकता है, और यहाँ से जो भी लॉज निकलते हैं बन के वो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट की बात कर लें तो स्टेट लिस्ट हमारे स्टेट जो हमारे असेंबलीज़ होते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, ये स्टेट लेवल पर वर्क करते हैं ना। हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट और उसके दो हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा वर्क करते हैं, जबकि सेम वर्क स्टेट्स में हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं वो करती हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पर भी रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग का काम होता है, जो कि कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, सिर्फ उस स्टेट तक जिस स्टेट से ये असेंबलीज़ बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, समझ रहे होगे, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जिस भी तरह के लॉ मेकिंग करेंगी वो केवल और केवल यूपी के लोगों को पर ही एप्लीकेबल होगा और उन्हें ही मानना होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी पावर जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उनकी पावर केवल उत्तर प्रदेश तक ही है ना, तो उनके लॉज तो उत्तर प्रदेश तक ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लिस्ट में प्रोवाइड किया है उन पर ही लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल टैक्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस एंड हेल्थ केयर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मेन सब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में ऐड की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने बताया कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, जो कि जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके वर्क करती हैं जिन सब्जेक्ट्स पर।
इनमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन, लॉ रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एटसेट्रा। तो इन चीज़ों पे, इन सब्जेक्ट्स पर जो भी लॉज बन रहे हैं वो हमारा सेंट्रल और स्टेट लिस्ट दोनों में ही आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इसको ये दोनों ही लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेवल पर हमारा पार्लियामेंट दोनों ही मिलकर इन सब्जेक्ट्स पर लॉ मेकिंग का काम करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, जहाँ पर पार्लियामेंट कुछ और तरह के लॉज इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हो या कुछ और लॉज बनाना चाहता है, और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये कुछ और तरह से लॉज चाह रहे हों, ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ भी तरह का ऐसा आ जाता है जहाँ पर दोनों के ही ओपिनियन थोड़े से अलग होंगे, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो बात मानी जाती है वो पार्लियामेंट की ही मानी जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट ज़्यादा बड़ी पावर मानी गई है, वो सेंट्रल लेवल पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं नहीं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हों, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए कि ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि कभी ऐसा कुछ हो, इसके लिए जो थोड़ी सी ज़्यादा पावर है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट को दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इन थ्री लिस्ट के बेसिस पे रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग का काम हमारे कंट्री में किया जाता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल इन दी पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में लोग कैसे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, और एंड डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपल, ठीक है, जहाँ पर हर तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस, किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होगी वहाँ पर हमारी सिटीजन्स का ही रिप्रेजेंटेशन होगा, सिटीजन्स के थ्रू ही काम होगा, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स काम करेंगे। तो इसको हम मान सकते हैं कि हमारे सिटीजन्स ही इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं, ठीक है। और जब रूल मेकिंग का काम, लॉ मेकिंग का काम हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है, तो वहाँ पर रूल ऑफ पीपल तभी पॉसिबल हो सकता था जब हमारे ही लोग इस पूरे प्रोसेस में होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इलेक्शन के थ्रू हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में हमारी डिमांड, हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज़ और लॉ मेकिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये तो रूल ऑफ पीपल एक तरह से पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनके हेल्प की वजह से हर पार्ट, जो हमारे हर सोशल ग्रुप है हमारी कंट्री के अंदर, उनको भी चांस मिल जाता है कि वो किस तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पार्लियामेंट में, है ना। कौन किस तरह से प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाने में वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाता है डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ के हेल्प की वजह से, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे इलेक्टेड हो जाते हैं जब थोड़ा सा अच्छा वर्क करती हैं ये रीजनल पार्टीज़, तो इनके मेंबर्स जो हमारे कॉमन सिटीजन्स होते हैं वो फिर और अच्छे से वर्क कर पाते हैं, है ना, और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं, अपनी सोसाइटी के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हमारा पार्लियामेंट हो, यहाँ पर हमारे ही लोग, हमारे कॉमन सिटीजन्स ही वहाँ पर मेंबर्स की तरह वर्क करते हैं। तो अम, इस तरह से पार्लियामेंट हमारे लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और हम लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन करता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी एक पढ़ा था कि जहाँ पर हमने देखा कि हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसीज़, इस तरह से, और विमेन चिल्ड्रन, इस तरह से बहुत सारे डिविज़न्स किए हुए हैं सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर कुछ लोगों को हमारी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हुए हैं, कुछ लोगों को बहुत कम राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इक्वालिटी नहीं क्रिएट हो पाती है ना, इक्वालिटी नहीं हो पा रही है, और फिर रूल ऑफ पीपल भी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारी जो पार्लियामेंट है यहाँ पर हर सोशल ग्रुप, हर तरह के लोग जो कि बैकवर्ड रहे हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन के थ्रू भी उनकी सीट्स अवेलेबल कराई जाती है, ताकि उन वो सारे लोग अपने उस सोशल ग्रुप का या अपने लोगों का किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकें,
है ना, उनकी ज़रूरतों को वहाँ पर पार्लियामेंट में बता सकें और उसके बेसिस पे काम किया जा सके। ठीक है, तो ताकि हर सोसाइटी में मौजूद हर तरह के जो लोग हैं उन सब का डेवलपमेंट हो सके और उन सबको चांस मिल सके ग्रोथ करने का, अपॉर्चुनिटीज़ का चांस भी उनको मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे दूसरे भी तरीके बनाए गए हैं हमारे कंट्री के अंदर, जैसे रिजर्वेशन को भी हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर वीमेन की भी पार्लियामेंट में 33% सीट्स रिज़र्व की गई हैं, ताकि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब का पर्सन है, एक ग्रुप है। अब अगर जब हम रूल मेकिंग करने जा रहे हैं तो हम ओवरऑल पूरी कंट्री के हर तरह के सिटीजन्स के लिए वहाँ पर करेंगे, कोई इस तरह से तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो भी फ़िलॉसफी रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पर इक्वालिटी को ही फोकस किया जाता है। तो जो भी रूल्स लॉज बनेंगे वो सबके लिए बनेंगे। ठीक है, और सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ सोशल ग्रुप्स की ज़रूरतों के बारे में कैसे पता चलेगा, जब रूल मेकिंग पार्लियामेंट में कर रहे हैं और उस सोशल ग्रुप का कोई भी मेंबर हमारे पास नहीं है, तो हमें उनकी ज़रूरतों का के बारे में कैसे पता चलेगा, है ना। इसलिए इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए हर तरह के सोशल ग्रुप्स, हर तरह के जो डिप्लीटेड लोग हैं या बैकवर्ड लोग हैं, उन लोगों का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना इंश्योर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कई बार पढ़ते भी होगे, देखते भी होगे कि इस बार वीमेन की सीट पे यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, या इस बार कोई एससी कैंडिडेट होना चाहिए, तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के दिया जाता है कि पार्लियामेंट में उस तरह के किस सोशल ग्रुप के लोगों की संख्या कम है और उनके लोगों की डिमांड, नीड्स और रिक्वायरमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कौन करेगा। ठीक है, और फिर तब जाकर ऐसे लोगों को की सीट्स अवेलेबल कराकर उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाने का एक मौका दिया जाता है, और अच्छे वोट्स के थ्रू वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड भी हो जाते हैं, मेंबर भी बन जाते हैं, और फिर बाद में अपने उस सोशल ग्रुप के लिए अपने उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर इस तरह से हर ग्रुप को जो कि बैकवर्ड है एक मौका मिलता है ग्रोथ करने का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पार्लियामेंट में इस टाइम पर हर सोशल ग्रुप, हर तरह के लोग, हर तरह के धर्म, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड लोग को अपॉइंट करना इंश्योर किया जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पार्लियामेंट बहुत सारे वर्क कर रहा है, और अ, हमारी कंट्री को पीसफुली और एक अच्छे लॉ में के साथ रन कराना पॉसिबल कर पा रहा है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो रहा है हमारे इस टॉपिक के साथ, एंड इन होमवर्क यू हैव टू राइट डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड द राज्यसभा। कुछ डिफरेंसेस बताने कि लोकसभा में के बारे में, उसके कुछ फीचर्स, उसके कुछ इम्पोर्टेंस, और राज्यसभा। ठीक है, तो इसको करेंगे इन होमवर्क एंड सेंड इट इन योर गूगल क्लासरूम टाइमली। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।